नमस्कार। तो चलिए आज 18 अप्रैल 2026 की उन बड़ी खबरों को समझते हैं जो हमारे देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर असर डाल रही हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर आजकल बहुत कुछ कहा जा रहा है और सच कहूं तो काफी कंफ्यूजन भी है। तो सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं। आज की जो राजनीतिक सुर्खियां हैं ना, उन्हें ठीक से समझने के लिए एक अधिनियम यानी एक्ट और एक विधेयक यानी बिल के बीच का फर्क जानना बेहद जरूरी है। एक वो है जो कानून बन चुका है और दूसरा वो जिस पर अभी हाल ही में बहस हुई थी। तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अब ऑफिशियल तौर पर एक कानून है। यह पास हो चुका है, लेकिन इसे जल्दी लागू करने के लिए जो बिल लाया गया था, जिसमें पुरानी जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाने की बात थी, वो हाल ही में संसद में पास नहीं हो सका। और यहीं से जनगणना की अहमियत समझ में आती है, क्योंकि ये जो परिसीमन है जिस पर पूरा आरक्षण कानून टिका हुआ है, वो पूरी तरह से आबादी के आंकड़ों पर ही आधारित होता है। मतलब जैसे जैसे आबादी बदलती है, चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं भी फिर से तय की जाती हैं। अच्छा, तो राजनीति की बात तो हो गई। अब जरा देश की इकॉनमी का हाल भी देख लेते हैं और समझते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या कहानी बता रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब भारत के ग्लोबल ट्रेड के जो ट्रेंड्स पिछले कुछ सालों से चल रहे थे, वो अब पलट रहे हैं। उद्यमशीलता की जो भावना होती है ना, वो किसी भी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो देखते हैं लेटेस्ट डेटा क्या कहता है इस बारे में। 55,000 से भी ज्यादा। सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पिछले साल के मुकाबले ये 51.6% की जबरदस्त छलांग है। ये दिखाता है कि भारत में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट किस तरह बढ़ रही है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये जो ग्रोथ है, ये पूरे देश में एक जैसी नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, महाराष्ट्र नए बिजनेस को बढ़ावा देने में सबसे आगे है। उसके ठीक पीछे कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं। और अगर हम आर्थिक सीढ़ी के बिल्कुल टॉप पर देखें, तो वहां भी एक फेरबदल हुआ है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब एक बार फिर गौतम अडानी के पास चला गया है। अब देखिए, हमने शुरू में बात की थी कि सीटों का बंटवारा और आरक्षण ये सब आबादी के आंकड़ों पर निर्भर करता है। तो क्यों ना थोड़ा पीछे चलकर हमारी पिछली पूरी जनगणना यानी 2011 की जनगणना को ही देख लें कि वो क्या कहती है। तो आखिर 2011 की जनगणना, जो आज भी इतनी जरूरी है, उसने हमें बताया क्या था। ये हमारे देश के इतिहास की 15वीं और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। उस जनगणना के हिसाब से देश की कुल आबादी थी 121.09 करोड़, और हाँ, उसमें पुरुषों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा थी। लेकिन रुकिए, ये 382 का आंकड़ा ना एक तरह से धोखा है, क्योंकि ये तो बस एक एवरेज है। असली कहानी तो तब सामने आती है जब हम अलग अलग राज्यों को देखते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17, मतलब 65 गुना से भी ज्यादा का फर्क। इससे पता चलता है कि हमारे देश में आबादी और विकास का बंटवारा कितना अलग अलग है। और ये रहा इतिहास का एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट। साल 1921 भारतीय जनगणना के इतिहास में ये अकेला ऐसा साल था जब देश की आबादी बढ़ने की जगह घट गई थी, जो उस समय के बड़े सामाजिक और स्वास्थ्य संकटों की ओर इशारा करता है। और अगर हम हाल के आंकड़ों पर वापस आएं, तो 2001 से 2011 के बीच जहां ज्यादातर राज्य बढ़े और मेघालय में सबसे ज्यादा 27.9% की ग्रोथ हुई, वहीं नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां आबादी असल में कम हो गई थी। अच्छा, अब फटाफट 18 अप्रैल की कुछ और जरूरी अपडेट्स देख लेते हैं। तो संसदीय नियुक्तियों से लेकर ग्लोबल पहचान तक ये थी दिन की कुछ और खास घटनाएं। तो आज की पूरी बातचीत का सार ये है कि कैसे आबादी, पैसा और राजनीतिक ताकत, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले दशक में भारत के सामने अपने हर नागरिक के लिए बराबरी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की राह में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, इस बारे में सोचने पर क्या विचार आते हैं? कमेंट्स में जरूर साझा करें।